दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश मीना एक बार फिर हाजिर हूँ एक और लेक्चर लेके। और अपन क्या करेंगे आज अपन करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ माय ग्रैंडमदर्स हाउस। एक्चुअली ये पोएम मैंने अभी पिछले लेक्चर में समझाई थी। तो आज हम लोग एक्चुअल में इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक प्रोटोटाइप जो मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इसमें आपको और भी चीजें जोड़नी होंगी, परंतु ये आपको गाइड करेगा, है ना। तो इसको भी हम समझेंगे, थोड़ा मैं इसको समझाऊंगा। और हाँ देखो, मैं जो भी आपको मतलब पोएम पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊं, उसको समझाता हूँ, वो वीडियो सेपरेट होती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अलग वीडियो होती है। परंतु बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो को नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि नोट्स तो सर दे देते हैं, नोट्स पढ़ लेंगे। अरे भाई ऐसा मत किया करो। देखो ऐसा है कि मैं बहुत बार जो मेन एक्सप्लेनेशन की वीडियो होती है ना, उसमें चीजें भूल जाता हूँ। तो वो चीजें मैं कहाँ आके समझाता हूँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो में आके समझाता हूँ कि हाँ ये चीजें मैं भूल गया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंट्रोडक्शन। माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज रिटन बाय कमला दास ने लिखी है, बात तो है हमको पता, ठीक है। ये पहली बार समर टाइम इन कैलकाटा 1965 में पब्लिश हुई थी। ये चीज एक्चुअली मैं उसके इंट्रो में बताना भूल गया था, एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो थी उसमें, ठीक है। तो ये 1965 में समर टाइम इन कैलकाटा जो कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम। और जैसा कि हमको पता है ये ऑटोबायोग्राफिकल कन्फेशनल पोएम है ना। और ये उन बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोएम्स में से है जो एक्चुअल में कमला दास को कमला दास बनाते हैं। मतलब कमला दास जिस बात के लिए जानी जाती है ना, वो इस पोएम में रिफ्लेक्ट होती है। अब इसमें वो नॉस्टैल्जिक होती हैं, वो अपने पुराने बचपन को याद कर रही हैं कि जब वो ग्रैंडमदर के हाउस में रहती थी, तो मतलब वहां पर उन्हें प्यार, मोहब्बत, सम्मान सब मिलता था, है ना। तो वो उस चीज को याद करती हैं और उसको कंपेयर करती हैं किससे, अपनी प्रेजेंट लवलेस लाइफ से। कि उनकी जो अभी वर्तमान में जो जिंदगी थी, मतलब जब पोएम लिखी थी तो कैसी जिंदगी थी, लवलेस थी, प्रेम से रहित। तो उसको तुलना करती है अपने पास से, ठीक है। अब देखो सेंट्रल आइडिया पोएम का ये है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है नेचर में देखा जाए तो, जो कि बेसिकली उसका जो बैकग्राउंड है वो पोएटेस का जो ग्रैंडमदर का घर है ना, वो उसका बैकग्राउंड बना रखा है। उसके आधार पे एक तरीके से उसकी प्रेजेंट कंडीशन को दिखाया गया है पोएटेस की। और उसका ग्रैंडमदर का हाउस था ना, वो एक्चुअल में वैसी जगह थी जहां से उसको प्यार मिलता था, मतलब जहां पे उसे बहुत प्रेम मिला। परंतु अब कंडीशन बदल गई है, शादी के बाद में वो अपने हस्बैंड के घर आ गई है और वहां पे उसको प्यार मोहब्बत वो नहीं मिलता है कि जो उसको उस घर में मिला करता था। तो एक तरीके से बोल सकते हो घर उससे दूर हो गया। घर अब क्या है, हजारों मील दूर हो गया। उसी तरीके से प्यार मोहब्बत भी इससे मीलों दूर हो गया, एक तरीके से बोल सकते हो। अब नए घर में आइए, वहां उसे वो मोहब्बत प्यार नहीं मिल रहा है जो उसको पुराने घर में था। यानी एक तरीके से पुराने घर का साथ छूटा तो प्यार मोहब्बत से भी साथ छूट गया कवियत्री का। तो इस तरह की मतलब एक तरह से पोएम में नॉस्टैल्जिक अंडरटोन्स हैं, यानी नॉस्टैल्जिक भावना, मतलब फीलिंग साफ साफ नजर आती है। और पोएम लव के इर्द गिर्द घूमती है एक तरीके से, कि प्रेमिका को प्यार नहीं मिल पा रहा है और उसकी लाइफ में इनसिक्योरिटी है, यानी असुरक्षा का भाव है, अस्थिरता है उसकी लाइफ में। और उस चक्कर में वो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देती है पोएम के एंड में कि भाई मुझे अपने पति से प्रेम नहीं मिल पा रहा है। तो अपने पति को इंडिकेट करके साफ साफ उसको डायरेक्टली बोलती हैं कि देखो मेरी कंडीशन कैसी हो गई कि मुझे अजनबियों के दरवाजे में भीख मांगनी पड़ रही है। किस चीज के लिए, प्यार के लिए। और वो भी कि भाई कोई थोड़ा सा ही प्यार दे दे, थोड़े थोड़े प्यार के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, मतलब। तो ये सेंट्रल आइडिया हो गया पोएम का। थीम्स थीम्स इसमें कई सारी हैं, जैसे कि जैसे लव की थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लव की थीम है कि लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है पोएम में, जो बताता है मतलब एक्चुअल में। क्योंकि देखो दो दो कंडीशंस है इसमें, एक तो ग्रैंड मदर का हाउस, ठीक है, और एक हस्बैंड का हाउस, ठीक है। अब दोनों ही घरों में, ग्रैंड मदर के हाउस में तो लव खूब मिल रहा था और हस्बैंड के हाउस में वो नहीं मिल रहा है। तो तुलना कर रही है एक तरह से। तो लव की थीम तो पूरी पोएम में भरी हुई है। जिस तरह से वो एंड में जो बात बोलती है, वो इतना स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट लिटरेचर में मतलब इतने बोल्ड स्टेटमेंट बहुत कम होते हैं। जो कन्फेशन उसने किया है ना कि शी बेग्स नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, मतलब अजनबियों के दरवाजों पे प्यार की भीख मांग रही है। तो ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट, एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट, कहने का मतलब है शी वाज इन एक्स्ट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, यानी शादी के बाद जब कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में जो संबंध आप स्थापित करते हो, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं। तो मतलब कोई इंसान इतना बोल्डली डायरेक्टली ये बोल रहा है कि भाई मैं ऐसे अफेयर्स में इन्वॉल्व हूँ, और वो भी एक महिला। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो लव की थीम तो इसमें पूरी पोएम में है। अब देखो विमेन सेक्सुअलिटी की, जैसे मैंने पोएम पढ़ाते वक्त बताया था कि विमेन सेक्स को एक वीकर सेक्स मानने की धारणा बनी हुई है। साथ में कमला दास तो विमेन सेक्सुअलिटी को एक्सपोज करने या दिखाने में बिल्कुल माहिर थी। तो उन्होंने इस थीम, मतलब इस पोएम में भी इस थीम को बहुत बाकायदा दिखाया है। तो देखो सेक्सुअलिटी को एक्चुअल में उन्होंने कैसे दर्शाया है, वैसे अपनी पोएम्स में बहुत लिबरली, बहुत ओपन तरीके से बताती हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि इनको कई बार बहुत से क्रिटिक्स ने आइकनोक्लास्ट भी डिक्लेयर कर रखा है। मतलब जो वेल एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी के नियम होते हैं या फिर कोई बिलीफ होता है, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ लिखता बोलता है ना, जिसकी धारणाएं होती हैं, उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं ना। तो उस तरह की पर्सन रहे हैं ये। तो इनको आइकनोक्लास्ट भी डिक्लेयर कर रखा है काफी क्रिटिक्स के द्वारा।
तो इस पोएम में भी देखा जाए तो वुमेन सेक्सुअलिटी को कैसे बात करती है। देखो वो बोल रही है कि देखो एक तो वुमेन होती है वो वैसे ही एक तरह से इंस्टेबिलिटी और बोल सकते हैं लाइफ में सिक्योरिटी की कमी होती है, उनको उनसे जूझ रही होती है। कैसे? देखो क्योंकि देखो लड़का तो हमेशा अपने घर में रहेगा परंतु लड़की को अपना घर छोड़ के जाना होता है, मतलब एक तरीके से उसको अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के अपने हस्बैंड या इन लॉज के घर जाना होता है। तो उसकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी तो आती है क्योंकि मेजर चेंज आता है। आप खुद का घर छोड़ के शादी के बाद कहीं और जा रहे हो, तो वो एक तरह से हमेशा से उसकी लाइफ में एक इंस्टेबिलिटी रहती है। और उसके बाद में इसमें भी इंस्टेबिलिटी रहेगी कि भाई क्या पता उस घर में उसको प्यार मिले कि नहीं मिले। अब जैसा कवित्री के साथ हुआ, उसको जो पैटर्नल होम में जो प्यार मिलता था वो वहां पे नहीं मिला। तो यही बात, इसी बात को कि भाई विमेन का जो पर्सपेक्टिव है ना, जो नजरिया है, उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। अब पोएटिस को लव नहीं मिल रहा। अब लोग तो सोच रहे होंगे भाई देखो पोएटिस के दो दो तीन तीन बच्चे हैं तो प्यार कैसे नहीं मिल रहा। बच्चे तो ही गए, मतलब एक तरह की थिंकिंग एग्जांपल दे रहा हूं मैं उदाहरण के तौर पे। देखो फिजिकली आप किसी के साथ में अटैच्ड हो और मेंटली उससे अटैच्ड हो, इसमें दोनों में डिफरेंस है। कवित्री को ना तो मेंटल लव मिल पाया था ना फिजिकल। बच्चे होना एक डिफरेंट थिंग है, वो एक अलग चीज है। पर आप किसी के साथ में आत्मीयता से जुड़े हुए हो, बोथ फिजिकली मेंटली, वो एक अलग चीज है। तो वो अपने पति के साथ वो लगाव महसूस ही नहीं करती। अब उसके ऊपर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि क्या क्या था वो तो वही जाने है ना। तो इस चीज के लिए मतलब इन्होंने ये चीज को हाईलाइट किया है कि वुमेन सेक्सुअलिटी कैसे है कि उसको इग्नोर किया जाता है अक्सर, उनकी पर्सपेक्टिव उनके नजरिए को इग्नोर किया जाता है। और पोइटिस ने इसी के ऊपर बोल्ड स्टेटमेंट लिखा, मतलब दिया है इस पोएम में एंड में। वो बोला है जो कि वो उनके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हैं, वो इस चीज को दर्शाता है एक्चुअल में कि जो वुमेन सेक्सुअलिटी है उसकी तरफ सोसाइटी की धारणाएं क्या हैं और एक्चुअल में वुमेन की पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं, उनके उनको क्या चाहिए और वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं अपने एक तो मैटरनल होम में भी और एक अपने कह सकते हो इन लॉज के घर में भी। दोनों घर में उसको क्या उम्मीदें होती हैं अपने घर वालों से भी और अपने इन लॉज वालों से भी। तो इस तरीके से उसकी वो उम्मीदों को, उसकी उस फीलिंग्स को मतलब अक्सर इग्नोर किया जाता है लोगों के द्वारा या फिर उसकी फैमिली वालों के द्वारा। तो इस वुमेन सेक्सुअलिटी की चीज को उन्होंने काफी हाईलाइट किया है पोएम में। अब देखो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वाली बात जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि ये भी एक थीम में है, क्योंकि देखो वुमेन की लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का इशू तो हमेशा रहता है, जैसे मैंने अभी समझाया जस्ट थोड़ी देर पहले। अब पोएम में भी पोएटेस ने ये बात बोली है, वो देखो वो उसको जब वो रेस्पेक्ट और लव नहीं मिल रहा हस्बैंड के घर में तो वो बहुत ज्यादा तड़पती है, एक तरह से यर्न्स, वो डिजायर करती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर चले जाए, वापस से उसी घर चले जाए। और उस घर में वो, क्योंकि वो घर तो अब डेसोलेट पड़ा हुआ है, क्या पता वीरान पड़ा हुआ है, तो उस घर में अब जाएगी तो क्या होगा, उसे क्या मिलेगा। वो उम्मीद कर रही है कि भले ही ठीक है वीरान पड़ा है परंतु उस घर में मैं जाऊं और उधर झांकू देखूं और वहां से क्या लेके आऊं, वहां से डार्कनेस लेके आऊं, एक मुट्ठी भर के डार्कनेस, वो अंधेरा। अब वो डार्कनेस क्यों लाना चाहती है, क्यों? क्योंकि डार्कनेस, अंधेरा, मैंने पोएम में भी एक्सप्लेन किया था, आप पोएम देखना जाके। डार्कनेस का मीनिंग यहाँ पर ये है कि देखो अंधेरा आशंका क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, और आशंका डर हम हमेशा उस एरिया के बाहर रखते हैं जहां हम, जैसे घर है, घर के बाहर अगर हम आशंका डर रखेंगे मतलब कोई हमारे घर में एंट्री नहीं करेगा, यानी प्रोटेक्शन, गार्ड। तो हम जैसे डॉग रखते हैं घर में, वो गार्ड करता है घर को, है ना, उसे डरेंगे लोग तो घुसेंगे नहीं। तो वो डार्कनेस, क्योंकि उसको उस घर में वो आत्मीयता, वो सुरक्षा फील होती थी अपनी ग्रैंड मदर के घर में, तो वो आत्मीयता सुरक्षा उसको पति घर में महसूस नहीं होती, इसलिए वो डार्कनेस उठा के यहाँ लाना चाहती है और उसको अपने बेडरूम के बाहर रख देना चाहती है ताकि वो एक कुत्ते की तरह रखवाली करे। तो देखो क्योंकि उसकी लाइफ में किसकी कमी है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की कमी है, इसीलिए तो वो ये चीज कर रही है। तो समझ गए ये थीम भी कितनी स्ट्रांग है पोएम में। अब देखो नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया तो है ही भाई, नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी बातों को याद करना। तो पोएम पूरी तरह नॉस्टैल्जिक है। पोएटेस बार बार अपनी ग्रैंड मदर की हाउस को मिस करती है क्योंकि वो उस घर में बहुत खुश थी, उसको प्यार मिलता था, सम्मान मिलता था, गर्व करते थे लोग उस पर। परंतु वो कंडीशन अब बदल गई है, अब इस घर में जो पति घर में उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो बार बार, बहुत बार सोचती है कि काश मैं ग्रैंड मदर के घर में ही चली जाऊं। तो पोएम बिल्कुल नॉस्टैल्जिक है। फिगर ऑफ स्पीच, कई सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं इस पोएम में, जैसे सिमिलीज, ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, यानी खून कैसे ठंडा हो गया मून के जैसे, जैसे मून की रोशनी ठंडी होती है ना वैसा खून ठंडा हो गया। तो इससे मिली है कि एक चीज को हम दूसरी चीज से तुलना करते हैं और तुलना साफ साफ नजर आती है। हम वो तुलना कैसे शब्दों से दिखाते हैं, लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम तुलना को दर्शाते हैं। तो ऐसा एक और सिमिली भी है जब वो लिखती है कि ब्रूडिंग डॉग, कि वो डार्कनेस को कहाँ रख देगी, कमरे के बाहर रख देंगी, लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, पैरा देने के लिए, तो वहां भी सिंपली इस्तेमाल हुई है। मेटाफर, जैसे तीसरी लाइन पोएम में स्नेक्स इस्तेमाल किया गया है, वो स्नेक्स ऐसे इस्तेमाल किया गया है, स्नेक्स किताबों के बीच में घूम रहे हैं। अब सांप थोड़ी घूम रहे हैं किताबों के बीच में, एक्चुअल में यूजलेसनेस, उसको किताब कैसी पड़ी है, बेकार पड़ी है, व्यर्थ पड़ी है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी जगह क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्नेक्स इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्नेक्स कहाँ घूमते हैं, वीरान जगहों पर, ऐसी जगह जहाँ पर इंसान नॉर्मली रहता नहीं है, जंगल में, वैसी जगह स्नेक्स घूमते हैं।
तो वो एक तरीके से यूजलेसनेस को दर्शा रहा है यहाँ पे। अब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन पोएम में एक जगह इस्तेमाल हुआ है जहाँ विंडोज जो खिड़कियां है ना उनको कैसे दिखाया गया है, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज की खिड़कियों की आंखें अंधी हो गई हैं। अब खिड़कियों की आंखें थोड़ी ना होती हैं परंतु इसमें इस तरह से दिखाया गया, तो इसका मतलब विंडो को क्या बना दिया, इंसान की तरह दिखाया गया, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है। ठीक है, अब आगे एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस एक तरह से एक पॉज लिया जाता है बीच लाइन में और उसको डॉट 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 करके दर्शा दो, जैसे आई रिसीव्ड लव डैश 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 दैट वुमन डाइड, यानी कि एक तरह से स्टेटमेंट अधूरा ही रह गया, बीच में रोक दिया, बात पूरी कही नहीं, तो ये एलिप्सिस है। ऐसा दो जगह और हुआ है, 12वीं 14वीं लाइन में इस्तेमाल, 12th और 14th लाइन में भी इस्तेमाल हुआ है, डॉग डैश 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 यू कैन नॉट बिलीव और वॉज प्राउड एंड लव डैश 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 आई हु हैव लॉस्ट। आप ये जाके पोएम में देखना, वहां समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा एलिप्सिस क्या होता है। ठीक है, कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में डैश 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 करके एक तरह से ब्रेक दे दिया। हाँ, तो अगला है सिजूरा। तो देखो सिजूरा, इसको सिजूरा ही बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, लिखने में अलग आता है सिजूरा। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक्चुअल में वाक्य के बीच में स्टॉपेज, इसमें भी स्टॉपेज आता है, अक्सर लाइन के बीच में आता है, कभी कभी लाइन की स्टार्टिंग और एंड में भी आ सकता है। स्टॉपेज कैसा होता है, दिखाई नहीं पड़ेगा परंतु पढ़ते हुए फील हो जाएगा, जैसे द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, कॉमा, snakes moved among bugs, I was then too young to read and my blood turned cold। मतलब वाक्य एक ही चल रहा है पूरा पर बीच बीच में स्टॉपेज आ गए हैं, तो इसको बोलेंगे सिजूरा। ठीक है, एनियममेंट। एनियममेंट ये डिवाइस बहुत ही कॉमन है एक्चुअल में, जब पोएम में फ्री वर्स में या ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम होती है जिसमें कोई राइम स्कीम ना हो, तो अक्सर क्या होता है, एक लाइन पोएम की खत्म होती नहीं है और उसको अगली लाइन में कंटिन्यू होता है, मतलब सेंटेंस इस लाइन में, एक लाइन में सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो वो अगली लाइन में सेंटेंस जारी रहता है। जैसे कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, यहाँ वाक्य पूरा नहीं हुआ है पर पोएम की लाइन पूरी मान ली है, तो ये अगली लाइन में वाक्य कंटिन्यू है। आई रिसीव्ड लव वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, एनयममेंट। ये जे साइलेंट है, पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, एनयममेंट। देखो रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक क्वेश्चन जैसा दिखाई देने वाला स्टेटमेंट होता है परंतु वो क्वेश्चन होता नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा चढ़ा के लिखी गई एक तरह की लैंग्वेज होती है और उसमें खुद ही का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो उसमें आंसर खुद में छुपा होता है, क्वेश्चन होता ही नहीं है, एक तरह से ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है परंतु क्वेश्चन नहीं होता। तो इस पोएम के भी एंड में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, जब पोएटस क्या करती है, पोएम को अपने पति की तरफ डायरेक्ट करती है और अपने पति से डायरेक्ट बोलती है, एक्चुअली पूछती नहीं है उससे, एक्चुअली बोलती है, यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे डार्लिंग, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं कैसे घर में रही थी, एंड वाज प्राउड एंड लव्ड, जहां मुझ पे गर्व किया जाता था, मुझे प्यार दिया जाता था, आई हु हैव लॉस्ट माय वे, अब मैं वो अपना रास्ता खो चुकी हूँ, बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, और मुझे अब अजनबी के दरवाजे पे प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है, थोड़े से प्यार। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये एक तरह से रिटोरिकल डिवाइस है, ये बड़ा चढ़ा के लिखी गई एक तरह की लैंग्वेज लिखने का तरीका है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछा गया है परंतु वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। स्टार्ट तो ऐसे भी है, ये देखो, कैन यू, क्या तुम बिलीव कर सकते हो, पति अपने पत्नी से पूछे, मतलब अपने पति मतलब डार्लिंग अपने हस्बैंड से बोल रही है, क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि मैं ऐसी जिंदगी जी रही हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, एक्चुअली वो अपने पति को बता रही है ये चीज, ना कि उससे पूछ रही है। ठीक है, तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन हो गया। इमेजरी, देखो कुछ ब्यूटीफुल इमेजेस इस्तेमाल हुई है पोएम में जो कि बहुत ज्यादा सजेस्टिव है, मतलब बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बहुत स्ट्राइकिंग है, सीधा हिट करने वाली है आपको, सीधा सीधा मतलब आपके दिल को टच करेंगे। जैसे कि जब वो बोलती है ना कि मैं काश अपने ग्रैंडमदर घर वापस चली जाऊं और वहां जाके क्या करूंगी, झांकूंगी, पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, विंडोज की अंधी खिड़कियों में होकर झांकूंगी, मतलब आंखों में होकर झांकूंगी, कहने का मतलब विंडोज कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ओपेक है, एक्चुअल में ओपेक मतलब उनके आर पार देखा नहीं जा सकता, तो वैसी है। ठीक है, तो उन खिड़कियों में झांकूंगी, तो एक तरह से इमेज बहुत बढ़िया बन रही है। अंदर घर के अंदर एयर क्या है, फ्रोजन एयर की इमेज है, क्योंकि जब हवा, खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो तो जो घर के अंदर की हवा है वो स्थिर है, वो जम गई एक जगह, तो एक इमेज क्रिएट की गई है। और इस तरह से वहां से क्या लाएगी, आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, एक मुट्ठी में डार्कनेस भर के ले आएगी। तो ये कितनी प्यारी इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं, और ये इमेजेस एक्चुअल में दिखाती किस चीज को है, ये हमारे सेंसेस को तो सीधा अफेक्ट करती हैं इसलिए सेंसुअल है, साथ में ये नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और इंस्टेबिलिटी इन लाइफ ऑफ पोएट्स, यानी कि जो पुरानी चीजों को याद करते हुए पोएट्स बोल रही है, तो वो नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स को दर्शा रही है कि उस घर को याद कर रही है कि मैं वहां जाऊंगी, ऐसे करूंगी, वो करूंगी, साथ में वो उसकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी को भी दर्शा रही है, अस्थिरता जो आ गई है उसको भी दर्शा रही है। तो ये इमेजरी बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया इमेजरी इस्तेमाल की गई है पोएट्स के द्वारा। स्ट्रक्चर और राइम स्कीम, देखो पोएम में फ्री वर्स इस्तेमाल किया गया है, कोई राइम स्कीम नहीं है, ना ही कोई मीटर है। ठीक है,
तो इसमें कोई वैसे ढांचा नहीं है, मतलब राइम स्कीम होती है तो मैं आपको समझाता फिर, ठीक है। तो राइम स्कीम पोएम में है नहीं, सिर्फ नॉर्मल लाइन टू लाइन लिखा गया है। अब ये हो गया हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन मोटा मोटा। इसमें आप समरी जोड़ लो, लोगों के क्रिटिकल व्यूज ऐड कर सकते हो किसी राइटर के, आपको पता है तो उससे आप कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, फिर ये आपके लिए और भी अच्छा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं ना एक्चुअल में इसका पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना, और अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जल्दी। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।